नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त बड़ा भाई गुलशन कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। और इतिहास में सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक महात्मा गांधी। आज हम पढ़ेंगे गांधी युग, जो 1917 से लेकर 1947 के कालक्रम को देखेंगे। ठीक है। गांधी युग पढ़ने से पहले हम सबसे पहले गांधी जी का परिचय देखेंगे, उनकी पृष्ठभूमि देखेंगे। ठीक है। फिर उनके जीवन काल के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते जाएंगे। ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए हमने स्लाइड पर सारे टॉपिक्स को की पॉइंट के तौर पर लिख दिया है, ताकि मैं आपको ओवरव्यू देते चला जाऊँ और आप समझते चले जाएं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। इनका पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई गांधी, और इनकी विवाह होती है कस्तूरबा गांधी से। अब देख पा रहे हैं, पिता का नाम है करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। अब जी जब विवाह हो जाता है तो ये आगे की पढ़ाई के लिए अपनी माता से इच्छा जाहिर करते हैं कि ये अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाएंगे। तो इनकी माता ने इनके पिता को रेडी किया। फिर ये अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। किस चीज़ की पढ़ाई के लिए? तो बैरिस्ट्री यानी कि वकील की पढ़ाई के लिए। तो वहाँ पर इन्होंने 1889 से 1891 तक अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत वापस आ जाते हैं। ठीक है। फिर भारत जब वापस आते हैं तो इन्हें अभी कोई काम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी ये यंग थे। ठीक है। और कोई भी चाहता है कि हम डॉक्टर हो या वकील हो, अगर हम अनुभवी होगा, अगर उससे हम राय सलाह लेते हैं तो इलाज भी बेहतर करेगा, या जो केस होगा वो केस भी बेहतर लड़ेगा। तो इनके मामले में यंग थे, जवान थे एकदम गांधी जी, तो इनको कोई केस नहीं मिल पा रहा था। तब इनको एक केस हाथ लगा 1893 में। व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला के आग्रह पर ये दक्षिण अफ्रीका पुनः चले जाते हैं 1893 में उनके केस लड़ने के लिए। अब क्या होता है, आप सबको पता होगा। ठीक है। आप सुने भी होंगे कि गांधी जी को एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो उस रेल से इन्हें बाहर धक्का देकर उतार दिया गया था। ठीक है। तो ये दक्षिण अफ्रीका की घटना है। तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए ये जब डरबन से प्रिटोरिया यात्रा कर रहे हैं, डरबन से प्रिटोरिया यात्रा कर रहे हैं, डरबन से प्रिटोरिया यात्रा कर रहे हैं, उस क्रम में इनके पास क्या था? फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी जो गोरे लोग थे इनको जबरन रेल से उतार देते हैं। ठीक है। तो इनको बड़ा धक्का लगा कि दक्षिण अफ्रीका में इतने सालों तक मेरे साथ ऐसा भेदभाव नहीं हुआ था, लेकिन आज पहली बार है कि ऐसा भेदभाव का सामना करना पड़ा मुझे। ठीक। फिर यहाँ से इनकी जीवन चेंज हो जाती है और ये 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। फिर 1903 में द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की स्थापना करते हैं। ठीक है। फिर 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, जब इनको इसे रेल कांड के नाम से भी जाना जाता है, जब रेल कांड होता है तो क्या करते हैं? 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं। फिर 1903 में द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार लॉन्च करते हैं। अधिकतर एग्जामों में पूछा भी जाता है कि द इंडियन ओपिनियन अखबार ठीक कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में इसका स्थापना किया गया था। ठीक। फिनिक्स आश्रम भी दक्षिण अफ्रीका में है, 1904, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रथम सत्याग्रह सबसे पहले समझ लीजिए कि पहले क्या होता था कि अदर देशों से, मान लीजिए भारत से ही बहुत सारे ऐसे लोग थे, अधिकतर गुजरात के थे, गुजरात मध्य प्रदेश साइड के लोग थे, महाराष्ट्र साइड के लोग थे, उन्हें अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका ले गई थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कराने के लिए। ठीक है। तो 20 सालों के लिए, 30 सालों के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले जाया जाता था। तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो गए हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए वो 20 साल के एज पे काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट में। अब उनकी एज हो जाती है 50 साल, यानी कि 20 साल पे गए, 30 साल काम किए, 50 साल हो गया। जब वो वापस इंडिया आएंगे तो हो सकता है इनके जो भी पेरेंट्स हों वो भी जिंदा ना हो, या उनके जो भी भाई बंधु
वहीं पर आ जाए। तो फिर जब वो वहीं पर रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अंग्रेजों के द्वारा इन पर अत्याचार किया जाता है। ठीक है, तो उसी समय गांधी जी क्या करते हैं, इनका प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कर इन्हें अंग्रेजों से मुक्ति दिलाते हैं। तो अगर प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग पूछे कि सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था, तो दक्षिण अफ्रीका से किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखते हैं महात्मा गांधी। अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी 1906 में क्या करते हैं, हिंद स्वराज नाम का पुस्तक लिखते हैं। अब महात्मा गांधी का आगमन होता है 9 जनवरी 1915 इंडिया में। 1915 में इंडिया वापस आते हैं। कब? 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी इंडिया वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और इन्हें अपने एक राजनीतिक गुरु मानते हैं। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1915 में जब इंडिया वापस आते हैं तो एक राजनीतिक गुरु के तौर पर गोपाल कृष्ण गोखले को देखते हैं और उन्हीं से अपने राजनीतिक दौर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि भारत में नरम दल था, गरम दल था। ठीक है, और ये दोनों आज़ादी के लिए लड़ाई भी लड़ रहे थे, लेकिन बहुत हद तक, ठीक, अभी हम आज़ादी से बहुत दूर थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो देख रहे थे ना हमें नरम दल से आज़ादी मिल पा रही है ना गरम दल से मिल पा रहा है, कुछ बीच का रास्ता निकालना होगा। तो फिर उन्होंने गांधी जी को बताया कि देखो हमारे यहाँ क्या है, नरम दल भी है, गरम दल भी है। ठीक, ये लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। ठीक, अब क्या है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ क्रांति करके भी आज़ादी नहीं मिल पा रही है। ठीक, और एप्लीकेशन, नरम दल क्या करेंगे, ज़्यादा एप्लीकेशन लिखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, इनसे भी आज़ादी नहीं मिल पा रही है। हमें बीच का रास्ता निकालना होगा ताकि हम भारत को समझ पाएँ और भारत को अंग्रेजों से मुक्त करा पाएँ। तो फिर गांधी जी क्या करते हैं, फिर गाँव-गाँव जाकर भारत को समझते हैं। भारत को समझने के बाद उन्होंने सत्य अहिंसा का प्रयोग किया। ठीक है, यानी इन्होंने रास्ता निकाला सत्याग्रह। सत्य अहिंसा के बल पर ये आज़ादी दिलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया जाता है। ठीक है, अब देख पा रहे हैं साबरमती आश्रम की स्थापना होती है 1916 में। 1915 में गांधी जी वापस इंडिया आते हैं। ठीक है, 1916 में क्या होता है, साबरमती आश्रम की स्थापना होती है। फिर उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। तो चंपारण सत्याग्रह, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। यहीं से आज़ादी की बिल्कुल स्टार्ट हुआ। ठीक है, देखिए चंपारण सत्याग्रह क्या है कि बिहार में चंपारण जिला है। ठीक है, अभी इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। पहले एक बड़ा सा भूभाग हुआ करता था, चंपारण के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे क्या था, मैं आपको बताऊँ। देखिए यहाँ पे क्या था कि 20 कट्ठे खेत में से 3 कट्ठे खेत में, यानी कि आपके पास मान लीजिए 20 भाग खेत है। ठीक है, इनमें से 3 भाग पर आपको क्या करना होता था, नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी जो चंपारण के किसान थे उन्हें अपने 20 हिस्से में से 3 हिस्से पर क्या करना होता था, नील की खेती करनी होती थी। वो भी शर्त क्या था कि सबसे जो उपजाऊ भूमि है उस पर खेती करनी है। ठीक है, और जब क्या होता था, नील की खेती कर रहे हो आप, तो जो नील की खेती करते वक्त जो नील का जड़ होता है उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते थे जो उर्वरता शक्ति को कमजोर कर देते हैं। जब 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब नील की खेती ना करके दूसरी खेती आप करें तो फसल खराब हो जाता था, फसल नहीं हो पाता था। ठीक है, तो अब ये क्या था कि यहाँ के लोग बहुत परेशान थे। तो राजकुमार शुक्ल चंपारण के किसान थे, वो गांधी जी से जाके मिलते हैं और गांधी जी को चंपारण आने की आग्रह करते हैं। तो उनके आग्रह पर गांधी जी चंपारण आते हैं। ठीक है, और उन्होंने सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह किया। अगर फर्स्ट पूछे तो अफ्रीका में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। और अगर इंडिया की बात आए, भारत की बात है, तो भारत में पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण मिला के जो चंपारण था बिहार में, ठीक है, वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया। तो किसके बुलावे पर आए थे, तो राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पर। किसके? राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण आते हैं और 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है और इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें नील की खेती से ऊपर उठा दिया जाता है, नील की खेती को
अंग्रेजों को वापस लेना पड़ता है, नील बागान जो थे बागान मालिकों को वापस लेना पड़ता है। अब हम समझते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर, यानी कि 1917 में जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ उसके तुरंत एक साल बाद, ठीक है, अहमदाबाद में क्या होता है, वहाँ पे मिल मजदूर आंदोलन कर देते हैं। और आंदोलन क्यों हुआ था, तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। देखिए क्या होता है कि उस समय एक प्लेग नाम का, ठीक है, वायरस फैला था। और उस वायरस में क्या हुआ था कि जितने भी मजदूर थे, ठीक है, वो काम छोड़ के अपने अपने घर को और लौट रहे थे, ठीक है। तो मिल मालिकों की आग्रह पर मिल मालिक देख रहे थे अगर सारे मजदूर चले जाएंगे तो हमें बहुत भारी नुकसान सहना पड़ेगा। तो उन्होंने आग्रह किया कि हम आपका जो वेतन है वो या बोनस के तौर पे आपको बेनिफिट देंगे, आप रुक जाओ। तो कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना मिल मालिकों की काम में लगे रहे और उनको बेनिफिट भी दिलाए। जब प्लेग समाप्त हो गया तो जो भी मिल मालिक थे वो क्या कर रहे हैं, इनका बोनस देने से मना कर देते हैं, ना ही एक्स्ट्रा वेतन देते हैं ना ही बोनस देते हैं। तो इसी पर इन्होंने आग्रह किया महात्मा गांधी से। तो 1918 में अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन होता है, जिसमें इसमें मिल मजदूर जो है वो चाहते थे 50% बोनस मिले, ठीक है, और जो मिल मालिक थे वो 20% थे, ठीक है। देखिए हम 20% तक बोनस दे सकते हैं, 50% नहीं देंगे। तो फिर ये देख लेते हैं हमारा तो बहुत बड़ा लॉस होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जब करते हैं तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इनको लीड करे, ठीक है, जिससे जो मिल मालिक है इनकी जो भी मांगे हैं उसे सुन ले। तो फिर जब इसका नेतृत्व कौन करते हैं, महात्मा गांधी करते हैं। महात्मा गांधी जब सत्याग्रह कर रहे हैं तो एक अनसुईया बेन करके हैं, वो भी मिल मालिक की बेटी या बहन थी, उतना ध्यान नहीं है मुझे, तो वो आके इनके साथ बैठ गए। तो बैठने के बाद क्या होता है कि अब देखा जा रहा है कि जो भी मिल मालिक है उनके घर से कोई महात्मा गांधी के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये चारों तरफ बातें फैलने लगेंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, मिल मालिकों को झुकना पड़ता है, ठीक है। गांधी जी बात करने उनसे जाते हैं तो गांधी जी ये देख रहे हैं कि मजदूरों का मांग है कि 50% इनको बोनस दिया जाए और मिल मालिक बोल रहे हैं 20% इनको बोनस दिया जाए। तो क्या किया जा रहा है, तो महात्मा गांधी ने मिल मालिकों को 35% बोनस का रेडी कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर आते हैं मजदूरों से कहते हैं देखिए इसमें आप 50% बोनस की मांग कर रहे थे, जहाँ तक जो मिल मालिक हैं आपको 20% देने के लिए रेडी हुए हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे बात किया, वो आपको 35% देने के लिए रेडी हुए हैं, ठीक है। तो इस पर अब महात्मा गांधी की जय जयकारा होने लगती है। फिर महात्मा गांधी यहाँ से उभरने लगते हैं। फिर 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है, ठीक है। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन होता है, यहाँ पे भी पार्टिसिपेट करते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। फिर इसी तरह देखा जाए खेड़ा आंदोलन हुआ क्यों था, यहाँ पे ये भी एक तरह से देखा जाए तो किरसक का था, ठीक है। यहाँ पे आपको लगान देना हुआ करता था, तो यहाँ पे लगान के लिए हुआ था, ठीक है। क्योंकि भारी सबसे पहले तो सुखाड़ आया, ठीक है। जब सुखाड़ आया फसल लगाया गया तो फिर जैसे फसल हुआ भारी वर्षा हुई, भारी वर्षा होने के कारण ठीक फिर फसल नुकसान हो गया, ठीक। तो जो जिन्होंने तय कर रखा था 25% या 50% हमें आपको लगान देनी पड़ेगी, तो जब किसी किसान के पास फसल आए ही ना तो लगान कहाँ से देंगे, ठीक है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे किसानों के द्वारा खेड़ा आंदोलन होता है। तो वहाँ पे आप यहाँ पे भी नेतृत्व करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, और फिर यहाँ पे भी इन्हें लगान देने से मना कर दिया जाता है और यहाँ पे भी महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई की जीत होती है, ठीक है। फिर इसी तरह हम आगे बढ़ते जाए तो देखते हैं फिर होता है खिलाफत आंदोलन। क्या होता है खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय तुर्की में, ठीक है, तुर्की हार जाता है। तो उस समय तुर्की में क्या होता है, तुर्की में एक सर्वश्रेष्ठ पद होता है मुसलमानों में जिसे खलीफा कहा जाता था, ठीक है। उसकी खलीफा के पोस्ट को, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, नष्ट कर दिया, भंग कर दिया कि कोई खलीफा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन्हें लगा, जितने भी तुर्की के मुसलमान थे इन्हें लगा कि ये हमारा अपमान है, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनका अपमान किया जा रहा है, हमारे जो भी सबसे बड़े पोजीशन पे खलीफा हैं उनके पोजीशन को ही खत्म कर दिया गया, ठीक है। और सारा नेतृत्व अंग्रेजों के हाथों में जाने लगा। तो फिर
तुर्की से होते हुए ये भारत मामला आता है। तो सैयद बंधु थे, ठीक है, उन्होंने महात्मा गांधी से आग्रह किया, तो फिर महात्मा गांधी यहाँ पे भी योगदान देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या है, 1920 से 1922 में ये भी घटना घटी है। यहाँ पे कहा जा रहा है, महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें अंग्रेजों की जो भी काम है छोड़ देना चाहिए, ठीक है, उनका सहयोग नहीं करना चाहिए, तभी जाके हमें शायद आज़ादी मिल पाए, ठीक है। तो फिर क्या होता है, 1920 से 22 तक चलता है। उसी बीच नागपुर अधिवेशन होता है, दिसंबर 1920 में प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, असहयोग आंदोलन चालू हो जाता है। नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। एनी बेसेंट क्या बोलते हैं, मुक्तापूर्ण विरोध कर रहा है, ठीक है। जो असहयोग आंदोलन चल रहा है तो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट कह रहे हैं कि ये जो असहयोग आंदोलन है ये मूर्खतापूर्ण विरोध है, ठीक है। फिर देख रहे हैं हम 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो जाता है। गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, असहयोग आंदोलन के दौरान कि एक पुलिसकर्मी जो हेड होते हैं और लगभग एक हेड पुलिसकर्मी जिसमें आप दरोगा ले सकते हो, और 21 पुलिसकर्मी को जिंदे थाना में बंद करके जला दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना थी, ठीक है। और इसी को देखते हुए गांधी जी को बड़ा आघात लगा कि हमने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, ठीक है, मतलब कुछ निर्दोष व्यक्तियों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करते हैं, 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर देते हैं, ठीक। तो फिर अब असहयोग आंदोलन समाप्त होता है तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास महात्मा गांधी से दुखी होते हैं कि ये कैसी बात हुई, जब चाहे असहयोग आंदोलन लागू करें और जब चाहे वापस ले लें, ठीक है। तो दुखी होकर उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर लेते हैं। कौन, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। कब स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, मार्च 1930 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना कर लेते हैं, ठीक है। और स्वराज पार्टी की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, ये चाहते थे कि विधानसभा में प्रवेश मिल जाए, ठीक है। अगर हम पार्टी बनाते हैं, क्षेत्रीय विधानसभा में हमें प्रवेश मिल जाएगी, फिर हम विधानसभा में जाकर फिर धीरे धीरे हम अंग्रेजों को चोट पहुंचाएंगे और जो भी हमारी बातें होगी उनसे मनवाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, गांधी दास एक्ट 1924 में होता है, यानी समझौता हो जाता है। चित्तरंजन दास और गांधी जी में 1924 में समझौता हो जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं, अब आप देख पा रहे होंगे शबने अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31। अब देख पा रहे होंगे क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले महात्मा गांधी सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका से जब 1915 में वापस भारत आते हैं तो पहला सत्याग्रह कहाँ होता है, आपको चंपारण में, बिहार के चंपारण जिला में, ठीक है। 3 कठिया व्यवस्था के कारण नील की खेती के लिए वहाँ पे आंदोलन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक, आंदोलन। फिर उसके बाद होता है खेड़ा आंदोलन। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हो खिलाफत आंदोलन। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन के बाद होता है शबने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, गांधी जी द्वारा 1930 में 11 सूत्री मांग रखी जाती है कि हमारा ये हर डिमांड है, यदि गवर्नमेंट मान जाती है तो ठीक है, हम शबने अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे, ठीक है। लेकिन इरविन इसे इनकार कर देता है, इसे नहीं मानता है। तो फिर गांधी जी क्या करते हैं, डांडी मार्च करते हैं। डांडी मार्च यानी हमें 12 मार्च 1930 को 30 से स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। गांधी जी अपने कुछ सहयोगियों के साथ, ठीक है, डांडी मार्च करते हैं। यानी इसमें क्या होता है, पैदल चलना था नमक कानून के खिलाफ। 12 मार्च 1930 को यह स्टार्ट होता है यात्रा, और 6 अप्रैल 1930 को यह पूरा होता है, जिसमें 78 सहयोगी थे और 241 मील दूरी तय करनी थी। 241 मील दूरी तय की गई 78 सहयोगियों के साथ, ठीक है। अभी तो स्टार्ट किया गया था 78 सहयोगियों के साथ, लेकिन धीरे धीरे डांडी पहुँचते पहुँचते यहाँ पे लाखों की संख्या हो गई थी, और इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जो भाग लेने वाले थी वो थी महिलाएं, ठीक है। इतने आंदोलन हुए, इन सब में अधिकतर पुरुषों का वर्चस्व रहा, लेकिन शबने अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं का अधिकतर वर्चस्व रहा, ठीक है। अब देखते हैं गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है कि 1930, 31, 32 यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते थे लंदन में, ठीक है। वहाँ पे
अलग अलग पार्टियों को कॉन्फ्रेंस पे लिया जाता था, जाते थे वहाँ पे बैठ के अपनी अपनी बातें रखते थे, ठीक है। तो कांग्रेस क्या होता है, ना ही वो 1930 वाले में पार्टिसिपेट करता है, ना ही 1932 वाले में। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जाते हैं 1931 में, ठीक है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे थे जिन्होंने 1930, 1931 और 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, ठीक है। और जो भी दलित से रिलेटेड समस्याएं थी वहाँ पे वो रखते हैं, ठीक। फिर गांधी इरविन समझौता हो जाता है 15 मार्च 1931 में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया जाता है 1940 में, ठीक है, जिसमें प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरी सत्याग्रही की बात करें तो पंडितवाला नेहरू थे, ठीक है। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में, ठीक है। और यह भारत छोड़ो आंदोलन फिर धीरे धीरे एक व्यापक रूप ले लेता है और अंततः क्या होता है, अगस्त क्रांति ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें आगा खा पैलेस में रखा जाता है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक, अगस्त क्रांति के तहत ऑपरेशन जीरो आवर में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आगा खा पैलेस में इन्हें गिरफ्तार करके रखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है और महात्मा गांधी फिर शहीद हो जाते हैं, ठीक। ये रहे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में, जीवन के कालखंडों के बारे में। इसे ही देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा भी था गांधी, इसे ही गांधी युग कहा जाता है। 1917 से लेकर 1947 में उनकी जो भी कार्यक्रम रहा, उन्होंने जो भी कार्य किए, ठीक है, उसके बारे में रहा। और गांधी जी की बारे में पढ़े तो बहुत समय लग सकते हैं, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि कम से कम शब्दों में गांधी जी के बारे में मैं आपको परिचित करा पाऊँ, ठीक। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो।